बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास आज हम चैप्टर 12 जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ लेंस वुड यू यूज टू स्टार्ट फायर फ्रॉम लाइट फ्रॉम सन कनकेव और कन्वेक्स। कि हम कौन सा लेंस इस्तेमाल करेंगे सूरज की मदद से आने वाली लाइट को इस्तेमाल करते हुए किसी भी पेपर को आग लगाने के लिए, पेपर या किसी भी ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो वुड वर्क्स बेस्ट, कौन सा लेंस ज़्यादा बेहतर तौर पे काम करेगा। बेसिकली आपने कभी कभार देखा होगा कि लेंस की मदद से पेपर को या किसी भी ऑब्जेक्ट को आग लगाते हैं, तो वो कौन सा लेंस इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में बताना है। और क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा ये है कि उस लेंस और पेपर के दरमियान में कितना डिस्टेंस होना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा जल्दी आग लगेगी। तो इसके लिए सबसे पहली बात ये है कि जो सूरज से आने वाली लाइट हैं वो लाइट के साथ साथ हीट भी लेकर आती हैं। तो हीट एनर्जी जो है वो पैरेलल रेस की सूरत में हमारे पास ज़मीन तक पहुंचती है। अगर उन पैरेलल रेस के सामने एक कन्वर्जिंग लेंस रख दिया जाए, यानी कि कन्वेक्स लेंस रख दिया जाए, तो वो लाइट रेस उसमें से पास होने के बाद एक पॉइंट पर आकर कन्वर्ज कर जाती हैं। अब वैसे ही सूरज की रोशनी जो है उसमें तपिश होती है गर्मियों में, तो वैसे भी तो जब लेंस सामने रखेंगे तो वो सारी की सारी रेज जब मिलकर एक पॉइंट पे फोकस हो जाएंगी तो वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से वहाँ पे आग लग सकती है। तो इसको अगर डायग्राम्स की मदद से देखें तो सूरज से आने वाली रेज जो हैं वो लेंस में से पास होने के बाद एक पॉइंट पे फोकस करती हैं। तो इस पॉइंट पर टेम्परेचर हाई हो जाएगा। ज़ाहिर सी बात है, जब हम वैसे ही धूप में बैठें तो हमें गर्मी लगती है, तो जब हम तमाम हीट रेस को एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर लिया जाए तो वहाँ पे टेम्परेचर और ज़्यादा हाई हो जाएगा और वहाँ आग लग जाएगी। तो कौन सा लेंस यूज़ करेंगे? कन्वेक्स लेंस इस्तेमाल करेंगे, इसको कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। और दूसरा क्वेश्चन का हिस्सा ये था कि लेंस को पेपर से कितने डिस्टेंस पर रखना है। तो लेंस जो है, लेंस की फोकल लेंथ जो होती है उसके इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए पेपर और लेंस के दरमियान में। अब वो आपने मेजर तो नहीं की होती, लेकिन आप क्या कर सकते हैं कि लेंस को इस पेज की तरफ या इससे दूर मूव करेंगे तो आपको इस पेज के ऊपर एक सर्कल सा नज़र आएगा। नज़दीक दूर करने से वो सर्कल एक डॉट की शक्ल इख्तियार करता है, यानी कि एक पोजीशन ऐसी आती है जहाँ पे वो डॉट बन जाता है। ऊपर नीचे मूव करें तो वो सर्कल का रेडियस इंक्रीज होता जाता है। तो जहाँ पे वो डॉट बनेगा वहाँ पे आप इस लेंस को पकड़ के रखें तो वहाँ पे आग लग जाएगी। वो डॉट जो है, वो डॉट और इस लेंस के दरमियान डिस्टेंस होता है फोकल लेंथ के इक्वल, और वो डॉट इसी वजह से बनता है कि वो तमाम रेस को कन्वर्ज करके एक पॉइंट पर आकर मिला देता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ अ कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज इज द इमेज नेसेसरली इन्वर्टेड, एक्सप्लेन। कि अगर कनकेव मिरर रियल इमेज बना रहा है तो क्या वो इमेज इन्वर्टेड होगा हमेशा? इसका आंसर बताना है। तो यस, अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड इमेज बनाता है कनकेव मिरर की मदद से, ऑब्जेक्ट हम रखते हैं और कनकेव मिरर पे उसकी रेस पड़ती हैं, तो वो इन्वर्टेड इमेज बनाता है तो वो हमेशा रियल इमेज होगा। ठीक है, और ये उस वक्त होगा जब ऑब्जेक्ट को बिहाइंड द फोकल लेंथ रखा जाए। अगर हम एक ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ और मिरर के दरमियान में रख देते हैं तो उससे जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा। तो क्वेश्चन में कंडीशन तो ये बताई गई थी ना कि रियल इमेज अगर प्रोड्यूस होता है तो वो हमेशा इन्वर्टेड होगा। तो यस, रियल इमेज जब भी बनेगा वो हमेशा इन्वर्टेड ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, आर रिव्यू मिरर्स यूज्ड इन कार्स कनकेव और कन्वेक्स। जो रिव्यू मिरर्स कार में यूज़ किए जाते हैं वो कनकेव मिरर्स होते हैं या कन्वेक्स मिरर्स होते हैं। तो ड्राइवर्स रियर व्यू जो मिरर्स जो होते हैं ज़्यादातर कार्स में वो कन्वेक्स होते हैं, वो कनकेव नहीं होते। ठीक है, इसकी रीज़न क्या है? ये डायग्राम, रे डायग्राम में भी आपको कन्वेक्स मिरर दिखाया गया है। तो पहली रीज़न ये है कि कन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स एन इरेक्ट एंड डायमेनिश्ड इमेज, वो इरेक्ट बनाते हैं सीधा, और दूसरा डायमेनिश्ड, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था तो उसका इमेज इतना छोटा सा नज़र आया। ठीक है, दे हैव वाइडर फील्ड ऑफ व्यू एज दे आर कर्व्ड आउटवर्ड्स। वाइडर व्यू इस वजह से देता है
कि ऑब्जेक्ट देखें इतना बड़ा था, उसकी जो हाइट है वो ज़्यादा थी, यानी कि इतने बड़े बड़े पहाड़ हमारे पास उस मिरर में छोटे छोटे नज़र आ रहे होते हैं। तो वो छोटे से मिरर में बैक का सारा एरिया हमें नज़र आ रहा होता है। तो ये रीज़न है कि कन्वेक्स मिरर इस्तेमाल किए जाते हैं, कनकेव मिरर इस्तेमाल नहीं किए जाते। कनकेव मिरर अगर हम लगाएं तो उसमें इसका अपोजिट इफेक्ट होगा कि वहाँ पे थोड़ा सा एरिया नज़र आएगा, जबकि हमें तो वाइडर व्यू चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, ए मैजिशियन ड्यूरिंग अ शो मेक्स अ ग्लास लेंस विद 1.47 डिसअपियर इन ए ट्रफ ऑफ लिक्विड। कि एक मैजिशियन है और वो एक शो में एक गिलास लेंस दिखाता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.47 है और वो डिसअपियर हो जाता है जब उसको लिक्विड में रखते हैं। व्हाट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड? तो उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा और क्या वो लिक्विड वाटर है? तो इसको हमने एक्सप्लेन करना है। बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट रिफ्रैक्शन का ताल्लुक है, सारी जो फेनोमेना यहाँ पे डिस्कस किया गया है। रिफ्रैक्शन, अगर रिफ्रैक्शन का प्रोसेस हो तो हमें तब नज़र आती है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो ऑब्जेक्ट्स का अलग अलग हो तो तब हमें रिफ्रैक्शन का प्रोसेस नज़र आता है। और अगर दो मीडियम्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम कर दिया जाए तो उस वक्त हमें रिफ्रैक्शन का प्रोसेस नज़र नहीं आता और जो ऑब्जेक्ट दूसरे मीडियम में रखा जाएगा वो डिसअपियर, हमें ऐसा लगेगा कि वो डिसअपियर हो गया है, क्योंकि दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा तो रेज दूसरे मीडियम में एंटर होने के बाद बेंड नहीं होती, जिसकी वजह से वो क्या होता है कि हमें लगता है कि वो डिसअपियर हो गया है। अब दूसरा हिस्सा ये पूछा गया था कि क्या वो लिक्विड जो है वो वाटर है। तो पहली बात तो ये कि जिस मीडियम को हमने हाइड करना था उस मीडियम को दूसरे मीडियम में एंटर करने के लिए दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी वही होना चाहिए जो पहले मीडियम का है। यानी कि ग्लास लेंस जिसको डिसअपियर करना है उसको जिस लिक्विड में डाल रहे हैं, अगर ग्लास लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.47 है तो इस लिक्विड का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.47 ही होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.47 हमारे पास, अगर आप सर्च करें या टेबल अगर आपकी बुक में है तो उसमें आप देख सकते हैं कि जो मैजिशियन यूज़ कर रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.47 है। 1.47 ट्रेम्पटेन का होता है, ट्रेम्पटेन ऑयल का या ग्लिसरीन का। तो इन में से तो इसका मतलब यह है कि वो लिक्विड या तो ट्रेम्पटेन हो सकता है या फिर ग्लिसरीन होगी जिसके अंदर वो ग्लास लेंस हाइड हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, सपोज दैट यू वर हैंडेड अ लेंस एंड ए रूलर एंड टोल्ड टू डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। कि लेट सपोज आपको एक लेंस दिया जाता है और एक रूलर दिया जाता है और कहा जाता है कि इस लेंस की फोकल लेंथ मेजर करें, तो आप कैसे फाइंड करेंगे उसकी फोकल लेंथ? तो सिंपली बात यह है कि आपने लेंस लेना है और लेंस को जो रूम का डोर है, जिस वॉल के साथ रूम का डोर लगा हुआ है या विंडो लगी हुई है, उसके अपोजिट साइड वाली वॉल के नज़दीक आप जब वो लेंस लेकर जाएंगे तो उसमें से रेज पास होने के बाद आपको उस जो लाइट रेज, जो सन लाइट रेज हैं, वो जब उस विंडो या डोर में से पास होंगी तो उस विंडो या डोर का इमेज उस वॉल के ऊपर हमें नज़र आएगा लेंस में से पास होने के बाद। तो उस लेंस को वॉल के नज़दीक या दूर करने से वो इमेज बन जाएगा, क्लियर हमें नज़र आएगा, शार्पर इमेज नज़र आएगा। तो जितने डिस्टेंस पे वो शार्पर इमेज नज़र आए वो डिस्टेंस आपने लेंस और वॉल के दरमियान मेजर कर लेना है, तो वो आपके पास क्या होगा, उस लेंस का फोकल लेंथ होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, कैन वी अचीव टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फ्रॉम ऑप्टिकली रेयर मीडियम टू ऑप्टिकली डेंस मीडियम? कि क्या हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फाइंड कर सकते हैं ऑप्टिकली रेयर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जब लाइट ट्रेवल कर रही हो? तो हम अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तब ऑब्जर्व करते हैं जब जो है लाइट वेव्स जो हैं, तो लाइट वेव्स हमेशा ट्रैवल करें डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में। जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में रे एंटर करती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर जाती है। तो एक ऐसा केस आता है कि वो 90 डिग्री के एंगल पे बेंड कर जाती है और फिर टोटली इंटरनली रिफ्लेक्शन हो जाती है उससे, अगर हम एंगल से ज़्यादा करें। उस एंगल को क्रिटिकल एंगल कहते हैं
जिस इंसिडेंट एंगल पे नॉर्मल जो रिफ्रैक्टेड रे है वो 90 डिग्री के एंगल पे बेंड कर जाए। क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल कर दें एंगल ऑफ इंसिडेंस तो सारी की सारी रे रिफ्रैक्ट कर जाती है। तो इसमें है क्या कि अगर ये रेयर से, अभी तो फिलहाल डेंसर से रेयर में एंटर कर रहे थे तो तब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रोसेस हो रहा था। क्वेश्चन में इसका अपोजिट पूछा गया है कि अगर डेंसर मीडियम रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर की जाए तो आप ये देख सकते हैं कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर हो तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाती है। तो आप जितना मर्जी एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज कर लें, वो जो रिफ्रैक्टेड रे है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रोसेस नहीं करती। तो इसलिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रोसेस होने के लिए डेंसर से रेयर मीडियम में रे का एंटर होना ज़रूरी है, रेयर से डेंसर में नहीं जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, विल अ नियर साइटेड पर्सन who wears corrective lenses in her glasses be able to see the clearly under water when wearing those glasses? कि एक नियर साइटेड पर्सन है और जो कि करेक्टिव लेंस इस्तेमाल कर रहा है ग्लासेस का, तो क्या वो वही ग्लासेस पहनकर पानी के अंदर भी सही चीज़ों को क्लियरली देख सकता है? तो इसका आंसर है नो। इस वजह से कि मीडियम चेंज हो गया है। जब एयर था तो एयर में से वो जो ग्लासेस बनाई गई थी वो एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देखते हुए बनाई गई थी, तो वहाँ पे उसे ऑब्जेक्ट क्लियर नज़र आते थे। लेकिन वही ग्लासेस पहनकर जब वो अंडर वाटर जाएगा तो वहाँ पे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और होता है, तो इस वजह से वहाँ पे ऑब्जेक्ट्स क्लियर नज़र नहीं आएंगे। किस वजह से? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाने की वजह से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, when you use a simple magnifying glass, does it matter whether you hold the object to be examined closer to the lens than its focal length or further away? कि जब आप सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या ये ज़रूरी है कि जो ऑब्जेक्ट है वो लेंस की फोकल लेंथ से करीब रखा जाए या दूर रखा जाए? इस बात को एक्सप्लेन करना है। तो यस, ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो बहुत मैटर करती है लेंस में। जब ये मैग्नीफाइंग ग्लास इस्तेमाल किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, तो उसके लिए ऑब्जेक्ट का लेंस से कितना डिस्टेंस है वो बहुत मैटर करता है। वो इसलिए मैटर करता है कि जब ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो लेंस की फोकल लेंथ और फोकल पॉइंट और लेंस के दरमियान में जब ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो तब जो इमेज है वो मैग्नीफाइड इमेज होगा। ठीक है, अदरवाइज़ अगर आप फोकल लेंथ से दूर रखते हैं तो वो इमेज मैग्नीफाई नहीं होगा और वो ब्लर इमेज आपको नज़र आएगा। तो क्लियर और मैग्नीफाइड इमेज देखने के लिए आपको ऑब्जेक्ट हमेशा फोकल लेंथ और लेंस के दरमियान, फोकल पॉइंट और लेंस के दरमियान में रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, इन ब्लाइंड टर्न्स ऑन हिली रोड मिरर्स आर यूज्ड टू हेल्प ड्राइव्स। ब्लाइंड टर्न्स, हिली रोड पे जो ब्लाइंड टर्न्स होते हैं वहाँ पे मिरर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। आर दीज मिरर्स कनकेव मिरर्स आर कन्वेक्स मिरर्स? एक्सप्लेन। तो क्या वो मिरर प्लेन मिरर्स होते हैं या कन्वेक्स मिरर्स होते हैं, कनकेव मिरर होते हैं या कन्वेक्स मिरर्स होते हैं? तो वो बेसिकली इन मिरर्स की बात कर रहा है कि माउंटेन्स पे जहाँ पे ब्लाइंड टर्न्स आते हैं, मतलब ये कि दूसरी साइड, टर्न के दूसरी साइड पे नज़र ही नहीं आ रहा होता क्योंकि दरमियान में माउंटेन होती है, तो उस वक्त क्या उस टर्न पे एक मिरर इस्तेमाल किया जाता है। उस मिरर के बारे में पूछा जा रहा है कि वो मिरर कनकेव मिरर होता है या कन्वेक्स मिरर होता है। तो वो कन्वेक्स मिरर इस्तेमाल करते हैं ब्लाइंड टर्न्स पे, हिली रोड पे। उसकी वजह यह है कि कन्वेक्स मिरर डाइवर्ज करता है, रेस को डाइवर्ज करता है, तो डाइवर्जेंस की वजह से वो काफ़ी लार्ज एरिया कवर करता है। यानी कि बिहाइंड पे काफ़ी बड़ी रोड जो है और उसके ऊपर इतनी बड़ी बड़ी जो गाड़ियाँ आ रही होती हैं, वो अगर इस ऑब्जेक्ट की फॉर्म में ली जाए, ये जो एरो बनाया है, तो उसका इमेज इतना छोटा सा नज़र आ रहा होता है। यानी कि इसका मतलब ये है कि उस कन्वेक्स मिरर पे इतना वाइडर व्यू हमें शो हो रहा होता है, काफ़ी ज़्यादा वाइडर व्यू शो हो रहा होता है। तो इस वजह से ब्लाइंड टर्न्स पे कन्वेक्स मिरर्स इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि हमें वाइडर व्यू वहाँ पे चाहिए होता है। इसके बरक्स अगर हम दूसरा मिरर लगा दें, यानी कि कनकेव मिरर इस्तेमाल कर लें, तो कनकेव मिरर में
छोटा सा ऑब्जेक्ट हमें ऑब्जेक्ट का जो साइज़ है बेशक छोटा सा भी होगा तो वो हमें उसमें बड़ा सा नज़र आएगा, तो वो वाइडर व्यू नहीं देगा। इस वजह से कन्वेक्स मिरर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यहाँ तक हमारे पास इस चैप्टर के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे। मज़ीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सलूशन देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो करें। और अगर आप हमसे किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन या होम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।